हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये है आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स बाय आशुतोष सर, द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स फॉर IIT, NEET एंड फॉर 11th एंड 12th एज वेल। एंड दिस इज इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 3। पेन एंड पेपर निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से। जब भी हम किसी फंक्शन को इन जनरल इंटीग्रेट करते हैं विदाउट यूजिंग लिमिट्स, तो फंक्शन के इंटीग्रेशन की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आती है, कोई गिवन वैल्यू नहीं आती है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आती है, कोई यूनिक वैल्यू नहीं आती है। एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम फंक्शन को इन जनरल इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज अ कांस्टेंट अलोंग विद द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। जैसा हमने इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 1 में बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सीखा। व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन? द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल दोज फंक्शंस whose differentiation is the original function of x। मीन्स किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये एक सेट ऑफ फंक्शंस होता है। ऐसे फंक्शंस का सेट होता है जिनको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं यू विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन। भाई साहब आना बोलते रहो। दिस इज हाउ इंटीग्रेशन इज मैथमेटिकली डिफाइंड, कि किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो ऐसे फंक्शंस का दो सेट है जिनको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स। हाँ ना तो बोलो। क्लियर है भाई? इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है, इसी का डिफरेंशिएशन ये है। और मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, आई रिपीट। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एग्जैक्टली रिवर्स होते हैं। इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये। क्लियर है? जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो यार सबको पता है एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। बट एक्चुअली में एक्स का जब आप इंटीग्रेशन लिखते हो तो एक्चुअली में इट शुड बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट। भाई आई तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है और सी क्या पड़ता है? सी इज एनी अदर कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट है। क्लियर है? मतलब असलियत में x का जो इंटीग्रेशन है उसकी यार कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी डिपेंडिंग अपॉन दिस कांस्टेंट सी। भाई कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है यार, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1, -3/2, -5/2, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल आप कांस्टेंट को 0 डालोगे तो यार फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। आप कांस्टेंट की वैल्यू 1 डालोगे तो यार इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। आप कांस्टेंट की वैल्यू मान लो 2 डालोगे तो ये हो जाएगा, 3 डालोगे तो ये हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये कहानी है। मतलब यार एक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू थोड़ी आ रही है डिपेंडिंग अपॉन कांस्टेंट, वो तो कुछ भी हो सकता है। एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि यार फंक्शन के इंटीग्रेशन की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ पा रही है, कोई गिवन वैल्यू नहीं आ पा रही, कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ पा रही डिपेंडिंग अपॉन दिस कांस्टेंट सी 0 डालेगा ये आएगा, सी 1 डालेगा ये आएगा, सी 2 डालेगा, 3 डालेगा, -1/2 डालेगा, एंड सो ऑन। ये फंडा है। क्लियर? और इन सारे के सारे फंक्शंस को आप थोड़ा सा मैथमेटिकली जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान ले हमने क्या सीखा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एग्जैक्टली रिवर्स हैं। अगर इसका ये इंटीग्रेशन है तो इसी का ये डिफरेंशिएशन है। जैसे मान ले इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन और यू डिफरेंशिएट एनी ऑफ दिस फंक्शंस, व्हाट वुड यू गेट? यू विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन दैट इज एक्स। लेट्स चेक इट आउट। राइट? डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले सबको क्लियर हैं। राइट? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट? कंफ्यूज ना हो, देखो इंटीग्रेशन के सेपरेट फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के सेपरेट फॉर्मूले, डोंट मिक्स अप देम। राइट? जैसे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, बट x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इट इज 0। क्लियर है? जैसे मान लो
बोलता है साहब एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना है। हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर ले जाएंगे, एक्स मिलेगा। कैसे? तो यार 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालना है और ये बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, क्लियर है। और दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का ध्यान से देखें, डिफरेंशिएशन कितना है 2x, हाँ ना बोलना है भाई, ये सुनो, क्लियर है भाई। 2 कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल लिया, बचा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है 2x। 2 उड़ गया, हाँ कितना आ गया। मतलब अगर आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन x मिल गया। एंड सिमिलरली फॉर रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज, जैसे मान ले अगर आप एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 को, क्या बोला, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तब भी सोच के बता, इसको भी डिफरेंशिएट करेगा तब भी x मिलेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करेगा तब भी मिलेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करेगा तब भी सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये सब तो कांस्टेंट है यार, 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। हाँ ना बोलते रहना भाई, ये सुनो, क्लियर है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन ऑफ 2 फंक्शंस इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, क्लियर है। तो दिस इज 1/2, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, हाँ ना बोलते रहो, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, खटाक 2 उड़ गया, ध्यान से सोच के बोल, क्या x ही मिल रहा है, ये सुनो, क्लियर है। फिर समझ लें जिनको जिनको नहीं चमका है, क्या बोला, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, 1 कांस्टेंट का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, क्लियर है। 2 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 0 मतलब कितना मिलेगा x। और सोच के बता, ऐसे ही इसको भी डिफरेंशिएट करेगा तब भी क्या x आएगा भाई साहब। 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, 3 तो वैसे ही कांस्टेंट है 0, 4 तो वैसे ही कांस्टेंट है 0, और एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन ये तो x ही मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 2, 2 उड़ जाएगा, x ही तो आ रहा है। इसका भी डिफरेंशिएशन ये तो ओरली आ रहा है यार, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x एंड डिवाइड बाई 2, 2 उड़ गया, कितना आएगा x। और ये सब तो जो कांस्टेंट पार्टी है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इट इज ऑलवेज 0, क्लियर है। नोट करते चलें कि अगर हम फंक्शन को इन जनरल इंटीग्रेट करते हैं, इफ द फंक्शन इज इंटीग्रेटेड इन जनरल, इट इज कॉल्ड एज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और वी ऑलवेज यूज अ कांस्टेंट अलॉन्ग विद द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। तो इस तरह से हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हम फंक्शन को इन जनरल इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन के इंटीग्रेशन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आती है, डिपेंडिंग अपॉन दिस कांस्टेंट, एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब भी आप फंक्शन को इन जनरल इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट चिपकाएंगे, क्लियर है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि बता x का इंटीग्रेशन कितना होगा, राइट। तो अभी तक हम लोग क्या लिखते आए हैं कि साहब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, या एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4, राइट। तो x का आप इंटीग्रेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी चलेगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हो इसका मतलब आप अज्यूम करके चल रहे हो ये कांस्टेंट ऑफ कितना है 0, ये फंडा है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअली में मोर अप्रोप्रिएटली यू शुड राइट इट लाइक दिस, क्लियर है। ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्चुअली में मोर अप्रोप्रिएटली अपने को इस तरह से लिखना है, क्लियर है। अब छापें। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन विच इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका मतलब है, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्लियर है। मीन्स अगर आप किसी भी फंक्शन को एक गिवन रीजन के अंडर में इंटीग्रेट करते हैं, एक गिवन बाउंड्री के अंडर में इंटीग्रेट करते हैं, एक गिवन लिमिट्स के अंदर में इंटीग्रेट करते हैं, तो ऐसे फंक्शन के इंटीग्रेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, गिवन वैल्यू आती है, डेफिनेट वैल्यू आती है, एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप फंक्शन को एक गिवन रीजन के अंडर में, गिवन बाउंड्री के अंडर में, लिमिट्स के अंडर में इंटीग्रेट करेंगे तो हम कभी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ कोई कांस्टेंट यूज नहीं करते, एज in this situation integration of the function is always constant, क्लियर है। सो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। रीड आउट कैसे करते हैं वो समझें। इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, इट इज इक्वल टू y। आई रिपीट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b
मतलब यार अब हम इस फंक्शन को इन जनरल इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को एक गिवन रीजन के अंडर में, एक गिवन बाउंड्री के अंडर में, लिमिट्स के अंडर में इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड देयरफॉर यहाँ पे दोस्त इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, और इस इंटीग्रेशन के साथ हम कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं, अनलाइक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है? अच्छा ध्यान रखें, इनको हम लिमिट्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, है ना, बोलते रहो भाई, ये सुनो। एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। इसको बोलते हैं क्या? लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b। मतलब इस फंक्शन को x बराबर a से x बराबर b इस रीजन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब एक गिवन रीजन में, एक गिवन बाउंड्री में, एक गिवन लिमिट्स के अंडर में इंटीग्रेट करेंगे तो यार पक्की बात है फंक्शन का एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन आएगा, एक गिवन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आएगी। एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है? छापते चलो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। मीन्स अगर हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, तो वो अब सीखने वाले हैं। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अ रियल फील। इंटीग्रेशन की अब तुम्हें रियल फील आएगी कि यार इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है। क्लियर है? तो दोस्त हमेशा ध्यान रखें, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इट इज सिंपली डिफाइंड एज एरिया बाउंडेड बाय द गिवन फंक्शन विद एक्स एक्सिस। फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब उस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्चुअली में दिस इज द रियल फील ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा है, इसका मतलब उस फंक्शन और एक्स एक्सिस का एरिया कैलकुलेट हो रहा है। ये फंडा है, इसे तो मैं लिखाया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इट इज सिंपली डिफाइंड एज एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन विद एक्स एक्सिस। तो ऐसा क्या है, क्यों है, कैसे है, चर्चा इन डिटेल। ठीक है, आजा। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई भी फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x, कैसा भी ग्राफ है, किसी भी शेप या किसी भी साइज का कर्व है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। हम लोग मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव करने वाले हैं कि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद द एक्स एक्सिस, एक्चुअली में ये डिनोट होगा y इंटीग्रेशन। जैसे मान लें, से फॉर एग्जांपल, तो मैं इस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो अप्रोच ये है। तो अप्रोच दोस्त बहुत सिंपल सा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से x डिस्टेंस की, राइट, y लेंथ की और dx ब्रेड्थ की एक ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पकड़ लेते हैं। क्या बोला? आई रिपीट, यहाँ से x डिस्टेंस पे y लेंथ की, dx की स्मॉल थिकनेस की एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पकड़ लेते हैं। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखें, फिजिक्स में जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के पहले d लग जाता है, समझ जा पक्की बात है, क्वांटिटी बहुत छोटी क्वांटिटी है। सिंपल दिखाऊं, जैसे dx मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे dw है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जैसे dp है, dp मतलब व्हाट्सअप dp वाले dp नहीं है रे, स्मॉल वैल्यू ऑफ मोमेंटम है, जैसे dk है स्मॉल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे dv है स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पहले d लग जाए, समझ जा क्वांटिटी क्या है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी। तो मान ले ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा है। तो ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो, इट इज़ लाइक अ रेक्टेंगल। इस छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का हम लोग छोटा सा एरिया निकालेंगे, राइट। तो पहले इस छोटे से स्ट्रिप का छोटा सा एरिया निकालते हैं, राइट। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया क्या पढ़ते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ मान लेते हैं y है, ब्रेड्थ तुम लोगों को दिख ही रहा है कितना, dx, राइट। तो इस छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का छोटा सा एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज y इंटू dx। क्लियर है? तो उसको मैंने लिख लिया है क्योंकि वो छोटा सा एरिया है। जब भी फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी बहुत छोटी होती है तो उस क्वांटिटी के पहले d चिपका देते हैं। d मतलब बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। क्लियर है? तो इस छोटे से स्टेप का छोटा सा एरिया मैंने लिखा, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना दिख रहा है, y, ब्रेड्थ कितना दिख रहा है, खड़ाक, छापते चलें। सो गाइस, ये तो एक छोटे से स्टेप का छोटा सा एरिया आया। अब ध्यान से देखें, अगर आपको टोटल एरिया निकालना है, इफ यू वांट टू डिटरमिन टोटल एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद द एक्स एक्सिस,
तो ऐसे इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल स्ट्रिप मिलेंगे। जैसे ये स्ट्रिप मिलेगा, है कि नहीं, ये स्ट्रिप मिलेगा, ये स्ट्रिप मिलेगा, ये स्ट्रिप मिलेगा, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स मिलेंगे। उन सारे के सारे स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ना पड़ेगा। बस यहीं पे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन डिफाइन होती है। यहीं पे कह सकते हो इंटीग्रेशन का जन्म हुआ, इंटीग्रेशन की एग्जिस्टेंस आई। सो इंटीग्रेशन इज अ टूल टू ऐड इन्फिनाइट वैल्यूज ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के इन्फिनाइट वैल्यूज को जोड़ने का जो टूल है, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। भाई साहब आना बोलते रहो, ये सुनो, क्लियर है। ये तो दोस्त था एक छोटे से स्ट्रिप का छोटा सा एरिया। टोटल एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन विद एक्स एक्सेस निकालने के लिए ऐसे जितने छोटे 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 एरिया मिलेंगे, उन सारे एरियाज को जोड़ना पड़ेगा, उन सारे एरियाज को ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर टोटल एरिया कैन बी रिटन एज डीए प्लस डीए प्लस डीए प्लस डीए प्लस, ऐसे इनफाइनाइट एरियाज आएंगे, राइट। सो गाइस डीए की वैल्यू कितनी है, वाई डी एक्स। ऐसे बहुत सारे डीएज होंगे, इनफाइनाइट डीएज होंगे, उन सारे के सारे डिफरेंशियल एरियाज को जोड़ना पड़ेगा। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इनफाइनाइट वैल्यूज को जोड़ने का जो टूल होता है, यही तो इंटीग्रेशन से डिनोट होता है। एक्चुअली में दिस इज द आइडिया। फिर से समझें, ये हमने निकाला था छोटे से स्ट्रिप का छोटा सा एरिया, राइट। पूरा का पूरा टोटल एरिया निकालने के लिए ऐसे बहुत सारे एरियाज होंगे, उनको जोड़ना पड़ेगा। एंड दिस समेशन और एडिशन, इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के इनफाइनाइट वैल्यूज को जोड़ रहे हैं। तो छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का छोटा सा एरिया ये, और फिर टोटल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद द एक्स एक्सिस निकालने के लिए ऐसे जितने भी छोटे छोटे एरियाज होंगे उनको जोड़ना पड़ेगा। और उन्हीं एरियाज को जोड़ने का जो टूल है, इट इज इंटीग्रेशन। मतलब टोटल एरिया निकालने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट इट। एक्चुअली में दिस इज द पॉइंट। क्लियर है। सो गाइस फाइनली अपने को बस ऐसे याद रखना है कि हमने यहाँ पे एक छोटे से स्ट्रिप का छोटा सा एरिया निकाल लिया, फिर टोटल एरिया निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे एरियाज को ऐड करना पड़ेगा। एंड द समेशन और एडिशन, इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन। तो हमेशा ध्यान रखें, इंटीग्रेशन किसी भी एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी के इनफाइनाइट वैल्यूज को जोड़ने का एक टूल है। क्लियर कंसेप्ट। सो दोस्त हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी भी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब असलियत में आप क्या कर रहे हो, आप उस फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल रहे हैं। इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब इस फंक्शन और x एक्सिस के बीच का जो बाउंडेड एरिया है, वो एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब फंडा क्लियर हुआ, फील आई कि नहीं? वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने जो इंटीग्रेशन और एरिया में रिलेशन पढ़ा, इसी की हेल्प से आप इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस फील कर सकते हैं। प्योर फील है दोस्त, ये सब आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। बस तुम्हें एक फील डेवलप हो जाए, तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि एक्चुअली में इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्लियर है। सो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आप फंक्शन को इन जनरल इंटीग्रेट करोगे तो यार फंक्शन के इंटीग्रेशन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, और वहाँ पे हमेशा फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट चिपका देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, कोई फिक्स वैल्यू क्यों नहीं होती है? अब तुम्हें फंडा क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ एरिया अंडर द कर्व, राइट। तो हमेशा ध्यान रखें, फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब एक्चुअली में क्या कर रहा है, एक्चुअली में तो हम एरिया निकाल रहे हैं ना। अब यार फंक्शन को इन जनरल इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया तो कोई भी हो जाएगा ना यार। इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया तो दोस्त ये भी होगा, एरिया तो यार ये भी होगा, एरिया तो ये भी होगा, एरिया तो पूरा होगा, एरिया तो ये भी होगा। एरिया की बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, और इसलिए हम बोलते हैं जब आप फंक्शन को इन जनरल इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप इन जनरल एरिया निकाल रहे हो। तो यार वो एरिया कुछ भी हो सकता है, एरिया इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। इसलिए तो हम बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस कांस्टेंट, कांस्टेंट आप चेंज करते जाओ तो फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज होती जाती है। क्यों? क्योंकि
एरिया चेंज हो रहा है। तो दोस्त फाइनली ऐसे ध्यान रखना है कि सिंस जब हम फंक्शन को इन जनरल इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो फंक्शन का डिफरेंट रीजन का एरिया डिफरेंट हो सकता है। ये एरिया डिफरेंट, ये एरिया डिफरेंट, ये एरिया डिफरेंट, ये एरिया डिफरेंट। इसलिए डिफरेंट रीजन में फंक्शन के इंटीग्रेशन की डिफरेंट वैल्यू आती है। सिंस एरिया चेंज होता है इसलिए हम बोलते हैं फंक्शन के इंटीग्रेशन में कोई गिवन वैल्यू नहीं होती है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती है। एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की रियल फील आई होगी। फील आई कि नहीं? थोड़ी फील आई, पूरी आएगी। चलते चलें। सो प्यारे बच्चों, अब तुम लोगों को थोड़ा सा फील दिलाता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि क्यों डेफिनेट इंटीग्रेशन में फंक्शन के इंटीग्रेशन की एक फिक्स वैल्यू रहती है और वहाँ पे हम क्यों कोई कांस्टेंट यूज़ नहीं करते हैं। आ जाए देखते हैं। सो जब भी हम फंक्शन को एक गिवन रीजन के अंडर में, एक गिवन बाउंड्री के अंडर में, एक गिवन लिमिट्स के अंडर में इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। जैसे इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b है ना, तो बोल दो। मीन्स हम इस फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल रहे हैं फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b। एक्चुअली में ये फंडा है। क्लियर है? मतलब हम इस फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालने वाले हैं फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया एक गिवन रीजन का निकालोगे तो यार एक गिवन रीजन का तो पक्की बात है एरिया कांस्टेंट आएगा। और सिंस एरिया कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ कोई भी एडिशन कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फंडा है। क्लियर? सो दिस इज द केस कि सिंस यहाँ पे इस फंक्शन और x एक्सिस के बीच का इस बाउंड्री का एरिया फिक्स हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो फिक्स हो जाता है। सिंस एरिया कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में याद करो क्या होता था कि यार एरिया ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। एरिया चेंज हो रहा था वहाँ पे, इसलिए तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज हो रही थी। इसलिए तो वहाँ पे आपको फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे एरिया कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे तो हमें एक गिवन रीजन के अंडर में इंटीग्रेट करना है तो एरिया की फिक्स वैल्यू, इसलिए इंटीग्रेशन की यहाँ पे फिक्स वैल्यू होती है। और कभी भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं करते। अब फंडा क्लियर हुआ है? अब छापें। क्लियर? सो नाउ आई होप तुम सबको अच्छे से इंटीग्रेशन की एक फील डेवलप हो गई होगी कि यार इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्लियर है? सो बच्चों, अब हम लोग मूव करेंगे एप्लीकेशंस पे। जो हम लोग दोनों तरह के इंटीग्रेशंस पढ़े हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। सबसे जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंटीग्रेशन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इनको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। हमेशा ध्यान रखें जब भी इंटीग्रेशन में आपको लिमिट्स देखें, समझ जा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनको डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट। हमेशा ध्यान रखें जब भी इंटीग्रेशन में आपको कोई लिमिट्स नहीं दिखती, मतलब वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। और जब भी फंक्शन के इंटीग्रेशन में आपको लिमिट्स मिल जाए, मतलब पक्की बात है, इंटीग्रेशन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि यार हमें x को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। तो इन डेफिनेट इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त बहुत सिंपल सा अप्रोच है। सबसे पहले फंक्शन को आप इन जनरल इंटीग्रेट करा लें। क्या बोला? सबसे पहले आप फंक्शन को इंटीग्रेट करा लें। तो x का साहब इंटीग्रेशन क्या, x²/2 कितना है, x²/2। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं भाई साहब, आना बोलते रहो। 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया। अब लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें। सबसे पहले गिवन फंक्शन में x की जगह डालते हैं अपर लिमिट। नेक्स्ट
उसी गिवन फंक्शन में x ये रखते हैं लोअर लिमिट एंड देन वी डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करेंगे समझें ध्यान से। x ये 2 डालेगा ये आएगा, x ये 1 डालेगा 1 स्क्वायर आएगा एंड डू अपर माइनस लोअर। हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो। x ये 2 डालेंगे 2 स्क्वायर, x ये 1 डालेगा 1 स्क्वायर, अपर माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? सो दिस इज 1/2, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, आंसर इज खड़ाक। बहुत सिंपल सा अप्रोच है। फंक्शन को आप सिंपली नॉर्मली इंटीग्रेट करें, कर दिया। अब गिवन फंक्शन में x की जगह एक बार अपर लिमिट रख दें, उसी फंक्शन में x की जगह दूसरी बार लोअर लिमिट रख दें, रख दिया। और हमेशा ध्यान रखें इट इज ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? नोट करते चलें। तो बच्चों सवाल नंबर 1 तो हम लोग बना चुके हैं। अब तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रैक्टिस करनी है। सो वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें, टेक अ ऑनेस्ट and fair attempt of all these questions and then after we'll discuss them. Clear? So guys फटाफट अटैक करना स्टार्ट करते हैं। Let's start from question number 2, right? तो सर सवाल नंबर 2 में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम करें, फंक्शन को सिंपली इंटीग्रेट करें। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? उधर देखो, वो वहाँ पर, वो दूर। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? x³ 3। इंटीग्रेट कर लिया। प्रोसेस यूज लिमिट्स 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकालना है, खड़ैक 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एंड यूज लिमिट्स। हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो। x ये 2 रखेंगे 2³ आएगा, x ये 0 डालेंगे 0³ आएगा एंड डू अपर माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? अब 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 कितना 8। और 0 की पावर जो मर्जी कर लें, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर कुछ भी कर ले, 0 रहेगा। ठीक है? तो दिस इज 1/3 × 8, आंसर इज। हाथ उठाते रहो भाई, किसने किसने बनाया? रेज हैंड्स। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह जी साहब। तो अब मूव करते हैं सवाल नंबर 3 पे। थर्ड वाला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x वेरीज फ्रॉम -1 to +1, राइट। तो 1/2 दोस्त कांस्टेंट है, कुछ होगा नहीं, अंदर कुछ नहीं है तो 1 मान लें। हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो। 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर कितना 1, और 1 का x रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या x होता है, ये सुनो। क्लियर है? 1 का विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन इज खटैक x, और लिमिट चिपका दें फ्रॉम -1 to +1। क्लियर है? सो दिस इज 1/2। लिमिट्स अप्लाई करते टाइम हमेशा ध्यान रखें x ये अपर लिमिट माइनस x ये जगह लोअर लिमिट। क्लियर? एंड डू अपर माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज 2/2, आंसर इज 1। हाथ उड़ाते रहो भाई, कौन कौन बनाया? चाहते चला जी साहब। तो मूव करते हैं सवाल नंबर 4 पे। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x फ्रॉम x = 0 to x = 4। सबसे पहले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है? रूट मतलब पावर इज हाफ, रूट मीन्स पावर इज हाफ। इसको ऊपर ले जाएं, पावर बिकम्स नेगेटिव। क्या बोला? ऊपर जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? फंक्शन को सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। क्या बोला? फंक्शन को हम नॉर्मली इंटीग्रेट कर रहे हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। हाँ ना तो बोल दो। क्लियर है? So this becomes x power 1/2 upon 1/2. It can also be written as 2√x। है ना बोलते रहो भाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, x पावर 1/2 मतलब √x। क्लियर है? क्या बोला? x की पावर 1/2 इट इज सिंपली डिफाइंड एज √x। नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट्स। कैसे? सुने। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से देख, x ये 4 डालेगा तो क्या √4 आएगा, x ये 0 डालेगा क्या √0 आएगा, एंड डू अपर माइनस लोअर लिमिट। भाई साहब 4 का रूट कितना, 0 का रूट कितना। 0 की जो मर्जी पावर चढ़ा दें, 1 चढ़ा दें, 1/2 चढ़ा दें, जो मर्जी चढ़ा दें, वो तो 0 रहेगा। क्लियर है? 0 है। ठीक है साहब? तो 2 × 2 - 0 2 खड़ाक, आंसर है 4। किसने किसने बनाया? छापते चले। सो बच्चों मूव करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 फ्रॉम x = 0 to x = 1। क्लियर है? तो x का इंटीग्रेशन x² 2 दिख रहा है, 1 का इंटीग्रेशन x का रेस्पेक्ट में x। क्लियर है? अब यहाँ पे इस फंक्शन में लिमिट्स लगाने के 2 अलग अलग मेथड है हमारे सामने। पहला तो सीधा सीधा मेथड है कि आप पूरे फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट डालें माइनस पूरे फंक्शन में x की जगह लोअर लिमिट डालें। तो पहला सीधा सीधा मेथड है, अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देख।
भाई साहब हाँ ना बोलते रहो। एक्स ये यहाँ पे 1 डालेंगे 1/2 और यहाँ पे 1 डालेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस पूरे फंक्शन में एक्स ये मैंने लोअर लिमिट चिपका दी, 0 डालेगा 0² प्लस 0। और फिर हम करते हैं कि साहब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, कोई शक नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 1/2 प्लस 1, हाँ ना बोलते रहो भाई, 0² मतलब 0 आएगा, 0/2 0, 0 प्लस 0 सब 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज 1/2 प्लस 1 खड़ाक छाप लें। फिर एक तुम लोगों को ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताता हूँ। सो बच्चों इसी सवाल में लिमिट्स अप्लाई करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका तुम लोगों को बता रहा हूँ, और एक्चुअली वही तरीका है जो अपने को प्रॉब्लम्स में यूज़ भी करना है। क्लियर है? जब आपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है तब, तो लिमिट कैसे कैसे घुमाएगा, ध्यान सुन। इसको इंटीग्रेट किया, ये आया। अब लिमिट कैसे कैसे डालते हैं वो ध्यान से देखना। तो इस मेथड में दोस्त हम क्या करते हैं, जितने भी फंक्शंस हों, 1 हैं 2 हैं 3 हैं 4 हैं 50 हैं, हर एक फंक्शन पे वी अप्लाई द लिमिट्स सेपरेटली इंडिपेंडेंटली। और फिर प्लस है तो प्लस कर दे और माइनस है तो माइनस चिपका दे। दिस द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सुने। तो हमने साहब फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया, और जितने भी फंक्शंस हैं, 2 टर्म है 3 टर्म है 4 टर्म है 5 टर्म है, हर एक फंक्शन पे यू कैन अप्लाई द लिमिट्स सेपरेटली। और बीच में प्लस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें। दिस द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से देखें। इधर लिख देता हूँ। वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल ले, x² 0 से 1 x 0 से 1। अब हम लोग लिमिट घुमाएंगे, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो। क्लियर है? x ये 1 डालेगा 1², 0 डालेगा 0², 0 डालेगा 0², अपर माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? इधर भी x ये अपर लिमिट, x ये लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर लिमिट, कोई शक नहीं। ठीक है तब। सो दिस इज 1/2 1² 1² 1 रहेगा, 0² 0 रहेगा, और इधर 1 माइनस 0 इज 1 ओनली। 1/2 इंटू 1 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 खड़ाक। हाँ, जितना आंसर इस मेथड से आ रहा है उतना ही आंसर इस मेथड से भी आ रहा है। वैसे आप कोशिश करें आप जो है इसी मेथड को फॉलो करने की। एक्चुअली में इस मेथड में ना एरर होने के जो चांसेस हैं, गलती होने के जो चांसेस हैं, गलती होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम है। बाकी यू कैन फॉलो एनी ऑफ दीज 2 मेथड्स, बट कोशिश करें ट्राई टू फॉलो दिस मेथड ओनली। क्लियर है? एंड अगेन वी हैव अ सिमिलर प्रॉब्लम। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x वरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 2। सबसे पहले इसको ओपन कराएं यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab से, a² b² ट्वाइस ab। हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस। ये सुनो, अब सिंपली फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या किया, x² का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट है, एज इट इज है, और x का इंटीग्रेशन कितना, x²/2। वो देखो, वो वहाँ पर, ये यहाँ पर रख दिया है, 2 एज इट इज है, x का इंटीग्रेशन x²/2। अब लिमिट्स घुमाएंगे x बराबर 1 से x बराबर 2। क्लियर है? जो सेकंड वाला मेथड है, एक्चुअली उसी मेथड को हम लोग इस प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे हैं। पहला वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है, जब फंक्शन काफ़ी लेंदी हो जाता है तो उसमें एरर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड ट्राई टू फॉलो सेकंड मेथड ओनली। जितने भी टर्म्स हों, 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं 50 हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर एक टर्म पे अलग अलग से आप लिमिट अप्लाई करें। प्लस है तो प्लस लिखते जाएं, माइनस है तो माइनस करते जाएं। क्लियर है? सो मैंने वही किया, इस फंक्शन पे सेपरेट लिमिट, इस फंक्शन पे यूजर लिमिट सेपरेटली, इस फंक्शन पे यूजर लिमिट सेपरेटली। अब लिमिट्स अटैक करते हैं। हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो। क्लियर है? 1/3 एज इट इज है, 2³ माइनस 1³, इधर 2 माइनस 1, इधर 2² माइनस 1², अपर माइनस लोअर चिपका दिया है। क्लियर है? 2³ 8, 1³ 1, इधर 2 माइनस 1 1, इधर 2² 4 1² 1। क्लियर है? तो 1/3, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब, 1 की जितनी मर्जी बाहर रख ले वो तो 1 ही रहेगा। तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7, प्लस 1 प्लस
4 - 1 कितना हो गया 3, क्लियर है। सो यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुने, क्या है 7/3 और 1 + 3 कितना हो गया 4, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें, 12 + 7 कितना हो गया 19/3। अब हाथ उठाएं कौन कौन बनाया है, छापते चलें, जिनका इनका नहीं बना है फटाफट नोट करते चलें। सो बच्चों अब मूव करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे, राइट। तो सवाल नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x वरीज फ्रॉम 2 to 4, राइट। फंक्शन को सिंपली आप इंटीग्रेट करें, 1/x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या पढ़ते हो बोलो, ln x, क्या पढ़ते हो, लिमिट्स यूज कर रहा हूं, क्या करना है, x की जगह अपर लिमिट, x की जगह लोअर लिमिट, अंडू अपर माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है। अब यहाँ पे दोस्त लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज यूज होंगी, मे बी तुम लोग पढ़े हो और नहीं पढ़े होगे तो आगे चल के मैथ्स में पढ़ोगे इन अलजेब्रा, राइट, कि log a + log b इट इज डिफाइंड एज log ऑफ a * b, और log a - log b इट इज डिफाइंड एज log ऑफ a/b। क्या क्या प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ, बहुत सिंपल सी दोस्त लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिक्स में काफ़ी यूज होंगी, कई बार यूज होंगी, राइट, याद रखना अपने को। log a + log b इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज log ऑफ a * b, और log a - log b बराबर log ऑफ a/b। इसी प्रॉपर्टी को इस सवाल में हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या बोला, log a - log b, तो क्या इसको सब मैं लिख सकता हूँ log a/b, है ना, बोलते रहो, log बोले ln बोले बात एक ही है। log में क्या होता है, बेस 10 होता है, ln x भी एक तरह का log होता है जिसमें बेस 10 कीजिएगा e हो जाता है, वेयर e इज अ कांस्टेंट नंबर, इट्स वैल्यू इज 2.72, क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉपर्टी log में चलती हैं सारी प्रॉपर्टी ln में चलती हैं, भाई बेस ही तो डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज तो वही है, क्लियर। log a - log b इज log ऑफ a/b, क्लियर है। तो दिस इज 4/2, 2 उड़ जाएगा, दिस इज ln ऑफ 2। अब याद करो क्या हम लोग log और ln में एक छोटा सा कन्वर्जन फैक्टर पढ़े थे कि ln x बराबर 2.303 इंटू log x, हाँ ना, बोलते रहो भाई, ये सुनो, क्या बोला, एक छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज है, समझे ध्यान से, ln x बराबर 2.303 इंटू log x। तो अगर इसकी आप फाइनली आंसर ऐसे भी छोड़ दोगे इट इज इक्वली करेक्ट, बट इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, डेसिमल के फॉर्म में आंसर निकालना है, तो सुन ले क्या मेथड है। तो ln x लिखोगे 2.303 इंटू log x, है ना, बोलते रहो, ये सुनो, क्या बोला, ln x बराबर 2.303 इंटू log x, क्लियर है, ये फंडा है। अब ध्यान से सोचो, क्या हम लोग ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यार log 2 होता है 0.3010, log 3 होता है 0.4710, log 10 होता है 1, log 1 होता है 0, वैल्यू याद रखें, क्या बोला कि साहब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो उसमें चिपका दे, ठीक है, यहाँ पे छाप देता हूँ, क्या बोला 2.303 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी 0.3010, तो इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, या अगर आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू निकालनी है, डेसिमल की फॉर्म में आंसर निकालना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताएं किसने किसने इस सवाल को करेक्टली सॉल्व किया था, छापते चलें। सो बच्चों छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो बताई हैं उनको बस अपने को याद रखना है कि log a + log b क्या होता है, log ऑफ a * b, log a - log b क्या होता है, log ऑफ a/b, एंड व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर इन बिटवीन ln x एंड log x, ln x बराबर log x इंटू 2.303। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज अपने को याद रखनी है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन फिजिक्स, राइट। तो बच्चों अब हम लोग अटैक करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पे, राइट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 90। अब ध्यान रखें साइन थीटा में जो थीटा होता है वो एंगल होता है, इसलिए यहाँ पे आपको जो लिमिट्स दिख रही हैं ना वो एंगल की फॉर्म में दिख रही हैं। x वेरी कर रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो तो हमने फंक्शन को सिंपली इंटीग्रेट करा लिया है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है कैसे नहीं अप्लाई करनी है मैं दोनों फैक्ट्स बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ क्या नहीं करना है, फिर बताऊँगा क्या करना है।
पता चला तुमने वो कर दिया जो नहीं करना था, और जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, तो जो किया है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। समझ में आ रहा है? समझे ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे लिमिट्स को इस तरह से अप्लाई करते हैं। कैसे कि साहब माइनस तो छोड़ दो, बाहर है, कॉस ऑफ एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट। दिस इज इनकरेक्ट मेथड, ऐसे नहीं बनाना है। क्या बोला? आई रिपीट, बहुत सारे बच्चे यहीं पे लिमिट चिपका देते हैं कि कॉस ऑफ अपर माइनस लोअर लिमिट। ना 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 ना, नो 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 नो। फंडा क्या है? x की जगह आप अपर लिमिट रखें, देखें फंक्शन क्या, x की जगह लोअर लिमिट रखें, देखें फंक्शन क्या, एंड देन यू परफॉर्म अपर माइनस लोअर लिमिट। हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, क्लियर है? क्या करना है ध्यान से सुनो, cos 90 cos 0, ये सुनो। सो पहले x की जगह अपर लिमिट रखें और देखें फंक्शन क्या है। दूसरी बार x की जगह लोअर लिमिट रख और देख फंक्शन क्या है, एंड देन यू परफॉर्म अपर माइनस लोअर लिमिट। हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, क्लियर? तो cos ऑफ 90 cos ऑफ 0, cos 90 0 cos 0 1, खड़ाक, दिस इज द आंसर। किसने किसने बनाया? छापते चलें। सो बच्चों अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट भी सिमिलर एप्लीकेशन है एज द प्रीवियस वन, राइट? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x वरी कर रहा है 30 डिग्री टू 180 डिग्री। cos x में x यहाँ पे क्या बन गया? एंगल, इसलिए तुम्हें यहाँ पे एंगल की लिमिट दिख रही 30 से 180। तो फंक्शन को सबसे पहले सिंपली हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन sin x। ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अलग अलग से फॉर्मूले हैं, उनको मिक्सअप ना करें। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, दोनों को मिक्सअप मत कर दे कि यार डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इंटीग्रेशन चिपका दिए, इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन में चिपका दिए और घूमते रहे। ठीक है, तो फॉर्मूलों को सेपरेटली अलग अलग से याद रखना है, क्लियर है? तो cos x को हमने सिंपली इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन के बाद जब आप लिमिट्स घुमाने जाओगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहीं पे 180 माइनस 30 मत कर देना, ना 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 ना, नो 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 नो। सबसे पहले x ये अपर लिमिट रख और देख फंक्शन क्या है। दूसरी बार x ये लोअर लिमिट रख और देख फंक्शन क्या है, एंड देन यू परफॉर्म अपर माइनस लोअर लिमिट। हाँ ना बोलते रहो भैया, सुनो, ऐसे लिमिट घुमाना है। x ये रखें अपर लिमिट क्या, देखें फंक्शन क्या, x ये रखें लोअर लिमिट क्या है, देखें फंक्शन क्या बन रहा है, और फिर करें अपर माइनस लोअर लिमिट। अब जल्दी बोल, साइन 180 कितना? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको टेबल बताई है 0 से 180 तक जितने स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अपने को याद रखना है। क्वाइट फ्रिक्वेंटली यूज इन फिजिक्स, राइट? सो साइन 180 कितना पढ़े हैं? 0, राइट? साइन 30 कितना? 1/2। फाइनली द आंसर इज -1/2। हाथ उड़ाते रहे भाई, क्लियर है? सो बच्चों आखिरी एग्जांपल में मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x वरी कर रहा है 120 से 180। सबसे पहला साइन x का इंटीग्रेशन क्या? माइनस कॉस x। क्या साहब? माइनस कॉस x। लिमिट्स अप्लाई करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है? x ये रखें अपर लिमिट, देखें फंक्शन क्या बना, फिर x ये डालें लोअर लिमिट, देखें फंक्शन क्या बना, फिर परफॉर्म करें अपर माइनस लोअर लिमिट। अब इनकी यार वैल्यूज अपने को दोस्त याद रखनी है। cos 180 कितना होता है, और बोलो cos 120 कितना होता है। हाँ ना बोलते रहो, cos 180 कितना? -1। cos 120 कितना? -1/2। जिनको याद नहीं है ऐसे भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो यार तुम्हारे दिमाग से ना cos 120 स्किप कर गया है, तो रिडक्शन फार्मूला जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं उन रिडक्शन फार्मूलों को अप्लाई करके ये रेशियोज निकाल सकते हैं। जैसे मान लें इफ़ यू विश टू इवेल्यूएट cos ऑफ 120, क्या हम 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60 एंड यूज द फॉर्मूला cos ऑफ 180 माइनस थीटा विच इज माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा इट इज माइनस cos थीटा, और cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2। तो cos 120 कितना हो गया? ऐसे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वैसे बेहतर है 0 से 180 तक जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90, 120, 180 इनके साइन cos tan याद रख लें, और नहीं याद है तो रिडक्शन फार्मूले याद रख लें। अब पता चला यार वैल्यू भी याद नहीं है और रिडक्शन फार्मूला भी याद नहीं है, तब तो फिर एग्जाम हॉल में बैठे बैठे भजन करेंगे समझा ना रे? ठीक है। सो सिमिलरली यू कैन एवेल्यूएट फॉर cos ऑफ 180 डिग्री। तो 180 को बोल क्या लिखेगा? 180 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 0,
Again use reduction formula cos of 180 minus theta which is minus cos theta. So cos 180 minus 0 क्या हम लिख लेंगे minus cos 0. cos 180 minus theta is minus cos theta और cos 0 पता है कितना 1, तो आंसर कितना आ गया -1. बाकी बेहतर है ये सारी जो वैल्यूज हैं वो याद रख लें, और नहीं याद है तो रिडक्शन फार्मूले से निकाल सकते हैं. वॉन्ट टेक मच टाइम, राइट. तो ये -1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. -1 + 1/2 -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा खड़ाक. छापता चला. किसने किसने बनाया हाथ उठाना भाई. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह. छापता चला. सो यहाँ पे पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है वो वाइंड अप होता है. एंड आई होप आज के इस लेक्चर में तुम लोगों के इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और आप सभी लोग अपना अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें. योर पॉजिटिव फीडबैक मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स आवर इंटायर टीम. सो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.